हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यूटी में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में कि अगर सारी दुनिया जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इस टॉपिक के अंदर जो मैं हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें छुपा हुआ है या उसी के बेसिस पे ही ये पूरा कैरेक्टर डिफाइन होता है, तो ये गलत नहीं है, ये 100% श्योर है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। आज जेनेटिक मटेरियल के वीडियो नंबर 2 को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। ठीक है, कैसा इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक मतलब कि वो कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स में हो और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए, वो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। वही मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, वही जो मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो सबको पता है, लेकिन इसके पीछे का हिस्ट्री क्या रहा, इसके पीछे का डिस्कवरी क्या रहा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूफ कैसे हुआ, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए की बात हो रही है, यानी कि डीएनए की बात हो रही है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। दोस्तों, लिविंग, यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिएगा कि आरएनए भी तो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं लिविंग सेल की। और लिविंग सेल में आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो बता दें, और कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर लिविंग सेल है तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा केवल और केवल डीएनए होगा, आरएनए हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केवल वायरस में पाया जाता है। यानी वहां पे आरएनए पाया जाता है इन केस ऑफ वायरस, बट इन केस ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, वहां पे डीएनए होता है। इन केस ऑफ लिविंग सेल, ठीक है, सेल की बात हो रही है। दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज द हेरिडिटरी सबस्टेंस इन द सेल, यानी सेल के अंदर जो हेरिडिटरी सबस्टेंस, हेरिडिटरी का मतलब है जो इनहेरिट हो सके, ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एज अ ट्रेट, एज अ कैरेक्टर ट्रांसमिट हो सके, ऐसे मटेरियल को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आगे है, इट कैरीज ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ऑफ एन लिविंग बींग्स। ठीक है, इट कैरीज ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन लिविंग बींग्स, यानी कि जो जीव हैं उनके सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन कैरी करता है? डीएनए कैरी करता है। और दोस्तों, पते की बात अगर मैं बताऊं, जो डीएनए होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी जीन में अगर चेंजेस आ गए, यानी जो सेगमेंट ऑफ डीएनए, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि जीन क्या होता है, लेकिन आप जान लीजिए कि सपोज करिए ये लंबा सा डीएनए है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसके जो सेगमेंट है उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, सेगमेंट है उसे हम जीन कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या क्या शो करता है? तो देखिए, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो आई कैरेक्टर होता है, ठीक है, कि आई कैरेक्टरिस्टिक्स करने को अगर आप देखा जाए कि किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की नीली होती हैं, तो ये जो मल्टीपल आई कलर्स हैं, ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं। उस एलील्स को हम लोग कैरेक्टर और या तो जीन कहते हैं। ठीक है, यानी जीन, कैरेक्टर, ट्रेट्स, ये सभी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक ही होते हैं। ठीक है, तो आई कलर डिफाइन कौन करता है? आपका जीन डिसाइड करता है। जो जीन एक्सप्रेस्ड होगा वैसा कैरेक्टर शो होगा। जैसा जीन एक्सप्रेस्ड होगा पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग में, वही कैरेक्टर दिखेगा। ये बात एकदम जान लीजिए कि जो जीन होता है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो डेटा क्या होता है? दूसरे जनरेशन में शो होता है। ठीक है, सपोज करिए कि एक मेमोरी है और उस मेमोरी कार्ड में आप अपने हिसाब से डेटा को क्या किए हैं? उसमें भर दिए हैं। ठीक है, फीड कर दिए हैं। अब आप उस मेमोरी को देख करके ये तो नहीं बता सकते कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में जब लगाएंगे, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, तो जब उसमें देखेंगे जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, वो जो स्टोर्ड फॉर्मेशन है वो एक तरीके से कैसे एक्सप्रेस होता है जब वो डिवाइस में कनेक्ट होगा। तो उसी प्रकार से जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, वो किसके बेसिस पे होता है? वो कौन डिसाइड करता है? वो उसका जीन डिसाइड करता है कि पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में शो होंगे और पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में नहीं शो होंगे। और उस पर हम लोग आ जाएंगे मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी हम लोग को बस इतना जानना है कि जेनेटिक मटेरियल जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसके बारे में एक क्विक रिवीजन है कि आई कलर हो गया, फेस
फेस जो अपीयरेंस हो गया, या फिर फिजिकल अपीयरेंस देख लें, हेयर डिजाइन देख लें। हेयर डिजाइन करने का मतलब है किसी का कर्ली हेयर होता है, ठीक है, किसी का स्ट्रेट हेयर होता है। स्ट्रेट इन द सेंस ये नहीं कि अब ये कह लो कि सर स्ट्रेट मतलब हमेशा खड़ा, तो ऐसी बात नहीं है, कर्ली हेयर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो होता है फिजिकल अपीयरेंस हो गए हैं। फिजिकल अपीयरेंस हो गया, आई कलर हो गया, ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए डिसाइड करता है। यानी कि डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। डिस्कवरी, इसके पीछे का डिस्कवरी का जो स्टोरी रहा है, ठीक है, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, स्टोरी ऑफ डीएनए डिस्कवरी, ठीक है, डीएनए डिस्कवरी यानी कि डीएनए के डिस्कवरी का स्टोरी क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए, साइंटिस्ट तो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे जो एजुकेशन फील्ड के अपने आप में जो महान रहे होंगे उन्होंने काम किया, लेकिन जिनका काम हम देखते हैं और हमारे सिलेबस में भी नोट है, वो जो साइंटिस्ट है वो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, एफ ग्रिफिथ भी इन्हें कहते हैं। इन्होंने दोस्तों एक ऐसा काम किया जो कि बहुत ही अप्रिशिएटिंग है, ठीक है। अगर ये अपना योगदान नहीं दिए होते तो आज हम लोग डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते। हालांकि इन्होंने एग्जैक्टली डीएनए टर्म नहीं दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि कैरी करने के लिए, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो और इन्हीं के काम को एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टे ने आगे प्रोसीड करके इन्होंने कंफर्म किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए क्या है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जो एक तरीके से अगर आप देख लें कि एकदम मुहर लगाने का काम किया, वो था हार्सी और चेस के एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, हार्सी और चेस द्वारा एक्सपेरिमेंट, यानी कि इन्होंने एकदम कंफर्म कर दिया कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि यहां से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल होता है कि डीएनए होता है, तो प्रोटीन और डीएनए मटेरियल में क्या होने लगा? कॉन्फ्लिक्शन होने लगे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए है। तो इसको दूर किया अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने। मार्था चेज और अल्फ्रेड हार्से ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एकदम कंफर्म कर दिया, एकदम मुहर लगाने का काम किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। अब इनके एक्सपेरिमेंट के नाम को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ में एक्सपेरिमेंट किया था वो बैक्टीरिया को लेके किया था। इन्होंने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने दो प्रकार के एक बैक्टीरिया को लिया था। एक ही था, लेकिन उसका टाइप दो था। एक बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। उन्होंने उसका एस और आर दो टाइप लिया था, एस और आर। एस यानी कि स्मूथ इसलिए क्योंकि म्यूकोपॉलीसेकेराइड का क्या होता है, लेयर हो जाता है, तो इसलिए वो स्लिपरी शाइनी अपीयरेंस आता है, तो इसीलिए एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। और उसको उन्होंने किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरिया को लिया था और माइस को लिया था। इन्होंने ये दोनों कंपोनेंट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था और कहा था कि कोई ऐसा, ये जो कैरेक्टर है वो डिजीज काज करने वाला, वो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेड हो जाता है माइस, ठीक है। यानी कि जो कैरेक्टर है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई का, वो इन्फेक्शन काज कर रहा है। और उन्होंने एक्चुअली में क्या लिया था कि उन्होंने बैक्टीरिया को लिया और उसके बाद फिर माइस में इंजेक्ट कराया, ठीक है। बैक्टीरिया को लिया, एक तरीके से उसको कल्चर किया, ग्रो कराया, उसके बाद फिर ट्रांसमिट कराया, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहा गया, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अभी इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में एक इसका सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, तीनों का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बस एक तरीके से समझ लेते हैं कि डीएनए के खोज में किनका योगदान रहा। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब का रहा। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे योगदान आया वो था ट्रांसफॉर्मेशन। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने फर्दर क्या किया, आगे ले गए, ठीक है। इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टे। इन्होंने
क्योंकि देखिए दोस्तों, इनके समय फ्रेडरिक ग्रिफिथ के समय क्या था, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, ये इनसे पहले किए थे। किससे? एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टे से। तो इन्होंने इन्हीं के फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट को फर्दर प्रोसीड करा के ट्रांसफॉर्मेशन को ही प्रोसीड कराया और पाया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, उस समय देखिए दोस्तों, उस समय एंजाइम की भी डिस्कवरी हो गई थी। किसके टाइम पर? इनके टाइम पर, मैक्लियोड, मैकार्टे और एवरी के, ओटी एवरी इनका नाम है। तो इनके समय एंजाइम्स की डिस्कवरी हो गई थी, तो इन्होंने प्रोटियोलिटिक और एंजाइम्स को लेकर के फर्दर एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एल्फ्रेड हार्से और मराथा चेज, इन्होंने कंफर्म कर दिया जैसा कि मैंने बोला। और ये नाम आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि ये नाम आप कहीं भी, कोई भी आपसे पूछ सकता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ और ओटी एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टे, एल्फ्रेड हार्से एंड चेज। हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में सेपरेट बनाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना कि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है, उसके पीछे का डिस्कवरी का हिस्ट्री क्या रहा, उसके पीछे का स्टोरी क्या रहा, तो और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म किया, और कौन कौन से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया इस कार्य को अंजाम देने में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें डीएनए के बारे में नहीं पता चलता कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, और ये भी देखिए कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इन सब ने, तो उस समय टेक्नोलॉजी के अभाव में इन्होंने किया था। आज जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ गई है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन इनके योगदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, और भूलना भी नहीं चाहिए। किसी भी साइंटिस्ट का योगदान कभी नहीं भूलना चाहिए। एज ए स्टूडेंट हमें उनको याद करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धा है। ठीक है, आगे है कि जो डीएनए हम लोगों ने देखा वो कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसको दिया किसने था? उसको दिए थे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हो गया माइनर ग्रुप, ये हो गया मेजर ग्रुप, ये हो गया मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप। दोस्तों, ये हो गए नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए होता है वो एक दूसरे से पैरेलल, एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि ये 5 to 3' और ये 3' to 5' होगा, यानी एक दूसरे से एंटी पैरेलल हो गए। अगर एक का 5 ऐसे है, 3 यहाँ पे है, तो एक का 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, और 5' इधर होगा, यानी ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। और जो डीएनए के बीच का जो डायमीटर होता है दोस्तों, वो होता है 2 नैनोमीटर। और जो एक एक कंप्लीट जो टर्न का, ठीक है, यानी सपोज करिए ये है स्ट्रैंड, यहां से यहां कंप्लीट टर्न जो हुआ, एक कंप्लीट टर्न, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका जो लेंथ होता है वो होता है 3.4 nm। और एक नाइट्रोजनस बीज, एक दूसरे नाइट्रोजनस बीज के जो डिस्टेंस होते हैं वो दोस्तों होता है 0.34 नैनोमीटर। यानी कि जो ये सपोज कर लिए कि नाइट्रोजनस बेस एक तो है और ये दूसरा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, nm। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है किसके रिलेटेड? डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, और डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि जो डीएनए होता है वो हर एक सेल में पाया जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा सेल है, ह्यूमन सेल, जिसमें डीएनए नहीं प्रेजेंट होता? आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।